सो हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, आपके एग्जाम्स भी अच्छे हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ सीए फाइनल डीटी का जो हमारा सब्जेक्ट है डायरेक्ट टैक्स, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए एग्जाम के टाइम, ठीक है ना। और देखो, एक तो सबसे पहली चीज़ है कि एबीसी एनालिसिस पर भरोसा नहीं करना है, आपको पूरा भरोसा सिर्फ उसके बेसिस पे मत जाना। जनरली बच्चे क्या करते हैं, ए और बी कैटेगरी पढ़ लेते हैं, सी छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना। पिछले कुछ अटैम्प्ट से इंस्टीट्यूट ये बात प्रूव भी कर चुका है कि अगर सिर्फ एबीसी के भरोसे जाओगे तो पिटोगे एग्जाम में। तो मेक श्योर जितना हो सके मेजर पोर्शन कवर करें। हाँ, कुछ कुछ आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, जैसे आपको मेनली क्या क्या कवर करना चाहिए, जैसे पीजीबीपी, ऑब्वियसली पीजीबीपी हो गया, आपका टीडीएस है, असेसमेंट्स है, इंटरनेशनल टैक्सेशन पूरा, जैसे एनआर टैक्सेशन है, आपका ट्रांसफर प्राइसिंग है, डीटी डबल ए वाले हैं। तो ये कुछ कुछ है, जैसे मैट मैट वाला चैप्टर, टीडीएस टीसीएस भाई मैट, और आपका थोड़ा सा अपील्स अपील्स वाले भी, और पेनल्टीज में कुछ कुछ एक दो सेक्शन बने, जैसे 270A एटसेट्रा। तो ये कुछ कुछ आपके चैप्टर्स हैं। उसके अलावा आरटीपी, आपके अटेम्प्ट की आरटीपी जरूर करना, जिस भी अटेम्प्ट में पेपर दे रहे हो उस अटेम्प्ट की आरटीपी मस्ट है। एंड अमेंडमेंट्स तो चाहे आप कोई टॉपिक छोड़ो, लेकिन अमेंडमेंट्स कभी मत छोड़ना। एक एक अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये हमेशा से मैंने देखा है कि अमेंडमेंट्स में से हमेशा क्वेश्चन डाले जाते हैं पेपर में, ठीक है। तो कोशिश करें पिछले आपके जो 1.5 डेज हैं उसमें आप ये सब थोड़े जो, ऑल्दो ट्राई टू कवर मेजर पोर्शन, बट जो ए कैटेगरी वाले या बी कैटेगरी वाले जो है, जिनमें से ज़्यादा पोर्शन आता है, वो ज़रूर अच्छे से कवर करें। लिख करके देखने की जरूरत नहीं है, आप रफ सिर्फ कर सकते हैं। मेनली तो आप प्रोविजंस रिवाइज करें, ठीक है ना। क्वेश्चन सोल्व करने बैठ जाओगे तो कुछ भी कवर नहीं हो पाएगा। तो प्रोविजंस रिवाइज करें। एक पीजीबीपी का जो मास्टर सम होता है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जनरली आता है, जिसमें कई सारे चैप्टर्स का मिक्सचर आता है, तो उसको वो वाला वैसा एक क्वेश्चन आप लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं कि भैया आप कैसे डील करेंगे उससे, ठीक है ना। तो एक सब बाकी आप उससे कर लो। आरटीपी जरूर कर लेना 1.5 डेज में, और एक अमेंडमेंट्स, ये तीन चीज़ जरूर कवर करना। ए एंड बी कैटेगरी वाले किसी का भी एबीसी एनालिसिस देख करके, ए और बी कैटेगरी वाले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है मेनली, एक बड़ा क्वेश्चन सोल्व करके देख लो, आरटीपी कर लो, और अमेंडमेंट्स करो, ठीक है। ये मेजर आपको कवर करना है। एंड एग्जाम से जस्ट पहले भी मेक श्योर कि आप अमेंडमेंट्स एक बार दोबारा रिवाइज कर जाओ। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि अमेंडमेंट्स में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी और आपको बहुत स्कोरिंग हो जाएगा। अमेंडमेंट्स से एज इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब सर एग्जाम में क्या होगा, सर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो फर्स्ट 15 मिनट्स में आपको क्या करना है, सर पहले 15 मिनट में आपको क्या करना होता है, आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। तो पूरे पेपर का ओवरव्यू ले लो, जो उस आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है, कौन कौन से चैप्टर्स है। तो जो चैप्टर आपका वीकेस्ट है, जिस चैप्टर में आपको नहीं आता जनरली, या फिर आप छोड़ करके आए हो, तो वो क्वेश्चन उस टाइम सेलेक्ट कर लो। दूसरा, पेंसिल ले लो एक, जैसे पीजीबीपी वाला चैप्टर है, क्वेश्चन आएगा तो उसमें कौन सी आइटम प्लस करनी है, कौन सी माइनस करनी है, उसको वहीं पे हल्का हल्का मार्क कर सकते हो। सो दैट जब आप पेपर सोल्व करने बैठोगे तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे टाइम सेव हो जाएगा कि सर मुझे इसका ऐड करना था या लेस करना था। वो दिमाग आप उस 15 मिनट लगा करके वहाँ निशान लगा सकते हो, तो आपका टाइम सेव करेगा। अब सर पेपर मिलने के बाद क्या अप्रोच होती है आपकी, सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करें, जो आपको सबसे अच्छे से आता है वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे 1 2 3 4 5 सीरीज़ में ही चलना है, कैसे भी कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ध्यान से लिखना है, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल ध्यान से लिखना है। मैं अभी आपको आंसर शीट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है मेरा आंसर, जिसमें क्या है कि सबसे पहले ऊपर आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर क्लियरली लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद क्या लिखे, सर हेडिंग लिखे, आप किस चीज़ का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हेडिंग देखो मैंने क्लियर लिखी है, कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम ऑफ कावेरी लिमिटेड। तो एक तो क्या कर रहे हो, टोटल इनकम की कॉम्पिटिशन, किस एसएससी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कावेरी लिमिटेड लिखना है, और असेसमेंट ईयर। ये तीन चीज़ें जरूर जरूर लिखें हेडिंग के अंदर। ये मेरी इंटर फाइनल दोनों में ये चीज़ मैंने लिखी थी आंसर शीट में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो तीन चीज़ें आपको लिखनी है। उसके बाद सर आपको टेबुलर फॉर्मेट में कैलकुलेशन दिखानी है। टेबल्स बनाना, लाइंस बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन वो फॉर्मेट ऐसा दिखना चाहिए जैसा आपको दिख रहा है कि लेफ्ट साइड में मैंने पर्टिकुलर्स लिखे हुए हैं कि सर क्या है, ये प्रॉफिट है, ये डिसअलाउंसेस है, ये डेप्रिसिएशन है, ये ऐसे है, ये वैसे है, ठीक है ना। और राइट साइड में उनकी रिस्पेक्टिव अमाउंट्स आ रही हैं। प्लस किया या माइनस किया वो आप क्लियरली दिखाओगे। देखो हर हर आइटम के साइड में मैंने दिखा रखा है कि प्लस है या माइनस है, ठीक है। प्लस माइनस आप क्लियरली दिखा दोगे। कैलकुलेशंस में कोई एरर नहीं करना है कि पता लगे आपने लिखा सही लेकिन फाइनल कैलकुलेशन करते वक्त आपने गलत सॉल्व कर दिया, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। कहीं पर भी अगर आपको किसी अमाउंट का या किसी एडजस्टमेंट का एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत पड़ती है, तो उसमें क्या करें, वहाँ पे नोट का रेफरेंस देते, वर्किंग नोट का रेफरेंस देते। सर वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वास कर लो मेरी बात का, वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लिखना जरूरी है। इसके भी मार्क्स मिलते हैं, जी हाँ, वर्किंग नोट्स के मार्क्स मिलते हैं, ट्रस्ट में। तो जैसे आप इसमें भी देख रहे हो, मैंने आपके नोट्स के रेफरेंस दिए हुए हैं, ठीक है ना, कि इस आइटम के बारे में मैंने उस नोट में बताया, उस पे जाके पढ़ लो इस तरह से। और नेक्स्ट पेज पे आप देखो मैंने नोट्स भी दिए हैं, तो नोट्स में जितना हो सके सेक्शंस का भी रेफरेंस दिए कि सर ये वाली जो एडजस्टमेंट है ये इस सेक्शन के अकॉर्डिंग करी हुई है, और ये सेक्शन ये बोलता है। तो आप देखो वहाँ पर भी, इसमें पीडीएफ में आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर भी टिक करके कई जगह मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो वर्किंग नोट जरूर बनाए, नोट्स का रेफरेंस दे करके, और नीचे आगे नोट जरूर डालें, करेक्ट। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करना है। और
रुपीज़ का लोगो, हाँ, रुपीज़ जैसे आप लिख रहे हो तो ऊपर आपको रुपीज़ का लोगो तो डालना ही है और साथ में रुपीज़ इन लैक्स, रुपीज़ इन करोड़, जैसे मैंने यहाँ भी डाला हुआ था इसमें अपने, तो रुपीज़ का लोगो आपको ज़रूर डालना है। कुछ-कुछ केसेज़ में क्या होता है ना, कोई-कोई एडजस्टमेंट्स ऐसी होती है जिसमें आपको कैलकुलेशंस दिखानी पड़ती हैं। तो जहाँ पे आपने एडजस्टमेंट की उसके नीचे ही आप ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखा सकते हैं कि सर देखो ये अमाउंट कैसे है, ये इंटू 30% या फिर ये इंटू ये परसेंट, मतलब जो भी आपको वहीं की वहीं आप नीचे ब्रैकेट में दिखा सकते हैं। उसके बाद जो आपका फाइनल आंसर निकलता है, जो आपका फाइनल आंसर निकलता है ना, उसको आप या तो अंडरलाइन कर दो या फिर आप बॉक्स में डाल दो, कुछ भी करके फाइनल आंसर जो आपका ना उसको आप हाईलाइट कर दो, ठीक है ना, ताकि एग्जामिनर की अटेंशन वो ग्रैब कर ले कि भैया मेरी ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद ये मेरा फाइनल आंसर आया है, ठीक है। फाइनेंस को हाईलाइट कर दीजिए। उसके बाद अगर मैं थ्योरी की बात करूँ, देखिए जैसे थ्योरी वाले भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैं आपको बार-बार अमेंडमेंट पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे अटेम्प्ट में ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट का जो चैप्टर है उसमें बहुत अमेंडमेंट्स थी। वो अमेंडमेंट्स मैंने करी थी और उस सिर्फ अमेंडमेंट्स वाले पार्ट्स के ऊपर एक थ्योरी का क्वेश्चन आया था। तो थ्योरी में क्या करना है आपको, सबसे पहले सर सेक्शन, एक्सप्लेनेशन ये सब लिख दें। उसके बाद जो भी आपका फाइनल कंक्लूजन है उसको हाईलाइट ज़रूर करें। मैं आपको अपना ये आंसर दिखा रहा हूँ, ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर है, चैरिटेबल ट्रस्ट का क्वेश्चन था ये। तो इसके अंदर जहाँ पर भी नो है या येस है या डिसअलाउड है, अलाउड है, मतलब जो भी आपको लिखना था उसमें वो मैंने अलग से पहले एक्सप्लेनेशन देकर के मैंने अलग से हाइलाइट करा हुआ है, ये देखो अंडरलाइन करा हुआ है मैंने कि भैया ये मेरा फाइनल कंक्लूजन है। तो मेक श्योर चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरी हो, दोनों केस में आप अपना आंसर हाइलाइट कर दें। उसके बाद कुछ सर जजमेंट्स कितना वेटेज रखती हैं, देखो जजमेंट्स आप इसमें टाइम वेस्ट मत करोगे इतनी सारी जजमेंट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा जजमेंट्स हैं, किन किन का नाम याद करो। एक तो रीसेंट जजमेंट्स, जैसे इंस्टीट्यूट ने अभी अभी मान लो आरटीपी में कोई नई जजमेंट डाली हो या नया जो स्टैट्यूटरी अपडेट आया है, सिर्फ वो वाली जरूर करके जाए, उसके ऊपर ये क्वेश्चन फ्रेम करके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे स्टैट्यूटरी अपडेट जो इंस्टीट्यूट के बीओएस पोर्टल पे अपडेट होता है, उसमें 2 या 3 नई जजमेंट्स आती है जो बिल्कुल रीसेंट है, जो लेटेस्ट है, तो वो वाली जजमेंट्स जरूर समझ के जाओ ताकि वो प्रैक्टिकल केस सिनेरियो बना करके पूछो तो आप इस जजमेंट के बेसिस पर जवाब दे सको। और कुछ कुछ हमारी चुनिंदा जजमेंट्स हैं जिनको आप याद कर सकते हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की कोई जो बहुत रेपिटेटिव बार यूज़ होती हैं, तो उनको आप समझ सकते हो, लेकिन नाम पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, नाम का रट्टा लगाने का इतना प्रेशर नहीं लेना है। अगर आपको नाम नहीं भी याद है, बस आपको एटलीस्ट डिसीजंस याद होना चाहिए, क्योंकि आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि किसी जजमेंट में कोर्ट ने बोला था कि ऐसा होता है, तो आप उसमें लिख दो एज रूल्ड बाय वेरियस कोर्ट्स या फिर एज रूल्ड बाय या फिर एज पर जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, ये जो भी आप लिखना चाहो वैसे आप लिख सकते हो। तो सिर्फ डिसीजन अगर आपको याद है ना तो भी आपका काम चल जाएगा। जैसे ये देखो, ये मैंने भी यहाँ पे मुझे ये 2 जजमेंट्स इसमें अप्लाई हो रही थी इस क्वेश्चन में, तो मैंने 2 जजमेंट्स यहाँ पर के लिख के इनको अंडरलाइन करा हुआ है, तो जहाँ पर भी आपको जजमेंट्स याद आ रही हैं वहाँ पे लिख के उसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है। और सर डीटी का पेपर लेंथी बहुत आता है, मेक श्योर कि आप स्टार्टिंग से ही टाइम मैनेजमेंट करके चलें, टाइम मैनेजमेंट करके टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना है। एमसीक्यूज़ को आप कभी भी ले सकते हैं स्टार्टिंग में, एंड में जब आपका दिल करे, लेकिन एमसीक्यूज़ में भी टाइम लिमिटेड रखना, क्योंकि एमसीक्यूज़ की मार्क्स कम वेटेज होती है और बड़े बड़े बहुत आते हैं, तो ऐसा ना हो कि आप उलझ के ही बैठ जाएँ, उनको लेकर के बैठ जाएँ, ठीक है। टाइम बचाने के लिए पूरा 100% पेपर कंप्लीट करने के लिए आप 1.5 टाइम्स वाली जो टेक्निक है मेरी, जो मैंने आपको बताई हुई है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उससे आपका पेपर जल्दी, मतलब ज़रूर पूरा होगा, 100% पेपर आप कंप्लीट कर पाएँगे। आई होप ये सब चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। डीटी का पेपर थोड़ा-सा बहुत डर वाला सा होता है, तो ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आई बिलीव कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।